हेलो बच्चों, आज हम सबसे लास्ट टाइप करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है बेटा, ये देखो टाइप क्या कहता है हमारा कि जितने भी क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो कि वर्ड्स में दे रखे हैं, लैंग्वेज में दे रखे हैं, उनकी पहले हमें इक्वेशन बनानी है सिंप्लीफाई करके, और उसके बाद हमें उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले हमें जो है इन क्वेश्चनों में वर्ड से, शब्दों से इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है टाइप नंबर 1 की तरह। तो मतलब इसके अंदर हमारा टाइप नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 का और टाइप नंबर 1 दोनों इन्वॉल्व होंगे। साथ में ये एक्स्ट्रा वर्ड्स प्रॉब्लम होगी। वर्ड्स प्रॉब्लम में जब मैंने चैप्टर नंबर 3 में वर्ड्स प्रॉब्लम कराई थी बेटा, तब उस समय मैंने लगभग चैप्टर 4 की भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ले ली थी। ठीक है, इक्वेशन मेकिंग के लिए। तो इसलिए जिस बच्चे को वर्ड्स प्रॉब्लम में यदि कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, वो बच्चा जो है इस वीडियो के लास्ट में मैं जो है वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड तीनों वीडियो लगा दूंगा। 3 पार्ट्स में थी वो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट दे दूंगा। उन्हीं में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिससे कि आपको इक्वेशन बनाने में मदद, इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसके बाद सॉल्व करने में मदद बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने देखा, अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे मैंने जो पहले वाले क्वेश्चनों से थोड़े से डिफरेंट थे। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा अंतर था। अगर एक दो क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं तो बाकी किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा भी यदि अंतर महसूस हुआ तो मैंने क्वेश्चन को फिर दोबारा से लिख दिया है। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन फिर से रिपीट भी हो जाए जो हमने टाइप चैप्टर नंबर 3 में करा दिया था। तो उस वीडियो को निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, फ्री मैथ्स 2121। देखिए आप लिख सकते हो स्मॉल एफ आर ई ई गैप देके एम ए टी एच एस, एस लगाना जरूर, ठीक है, एस मत भूल जाना। गैप देके 2121 अगर ये लिख दोगे तो इसमें जब ये खुल जाएगा आपका, तो आप क्या करोगे, इस चैनल में जब जाओगे तो प्ले लिस्ट में जाओगे। प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट के अंदर आप जाना संडे स्पेशल क्लास, प्ले लिस्ट के अंदर दे रखा होगा। ठीक है, वहां पर जैसे ही देखोगे तो आपको 3 पार्ट दे रखे होंगे जिनमें इस तरह से लिखा होगा कन्वर्ट वर्ड्स प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन, मैथ्स इक्वेशन, मैथ और लगा रखा है मैंने। ठीक है, मैथ्स इक्वेशन। तो ध्यान रखें, अगर आप उन 3 पार्ट्स को देख लोगे तो, और साथ में इस वाले पार्ट को देख लोगे, तो आपका चैप्टर नंबर 4 के अंदर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे वो बुक का हो, वो आपका सॉल्व ना हो। तो इसलिए ध्यान से सुनें और ध्यान से इस वीडियो को अवश्य देखें यदि आपको लगता है कि ये जो है वर्ड्स प्रॉब्लम सारी की सारी आपको करनी है। देखिए बेटा ये कट गया थोड़ा सा, ये लीजिए। ठीक है, ये फ्री मैथ्स 2121 में जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर और संडे स्पेशल क्लास, संडे स्पेशल क्लास लिखोगे तो आपको ये जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे। और वैसे इस वीडियो में मैं सबसे लास्ट में लगा दूंगा, आपको देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हो। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए बेटा, सबसे पहले हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड, मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था जब वर्ड से इक्वेशन बनाने का जो कंसेप्ट बताया था, उसमें मैंने बताया है आपको, जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज, एम, वाज, वर, विल,
कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उस जगह मैं क्या लगा देता हूं, इक्वल टू। वर्ड्स प्रॉब्लम को 90% क्वेश्चंस को मैं पता है केवल इसी कंसेप्ट से करता हूं। 90% क्वेश्चन सोच लीजिए कि मतलब एक कंसेप्ट और जरा सा, कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, और सारे क्वेश्चन समाप्त। 90% क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन जाएगी तो सॉल्व तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना। देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की जैसे ही बात की मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब देखो क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड की बात कर रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। ये बीसी, बीसी जो है इज लगा दिया। इसका मतलब क्या है बेटा मेरे यहां, 7 लेस देन। मैंने उस वीडियो में बता रखा है लेस देन का क्या मतलब होता है। लेस देन जब भी आएगा या फ्रॉम आएगा हमेशा उल्टा लिखो, इट्स बेस, बेस से। अगर बेस को लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, अगर बेस को हम x मान लें, ये x मान लिया, तो हमारा जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, 7 कम है बेस से। देखो मैंने पहले ही लिख रखा है, ठीक है। यदि हाइपोटेनियस 13 है, देखो हाइपोटेनियस इज, तो हम सीधा से ये लिखते हैं हाइपोटेनियस इज का क्या मतलब बताया मैंने, इक्वल टू किसके बराबर, 13। तो मैंने हाइपोटेनियस की जगह 13 लिख दिया। अब जब कभी भी आपको राइट ट्रायंगल दिख जाए, पाइथागोरस लगा दो। अगर साइड की बात हुई है तो पाइथागोरस 100% काम करेगी। तो पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से ये हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ए बी हमें दे रखा है x और बी सी दे रखा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब मैंने टाइप नंबर 3 कराया था आपको रिड्यूस इक्वेशंस को रिड्यूस करना, उस समय इस तरह की प्रॉब्लम कराई थी। फिर और देख लीजिए, ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो अपना है ही है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, 7 2 जा 14 और 7 का स्क्वायर 49। देखिए ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये 2x स्क्वायर बन गया, ये माइनस का 14x बन गया। अब देखिए ये 169 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर की साइड LHS में क्या रह गया, 0। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई। इसमें हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन बेटा बहुत सारे बच्चों को बहुत कठिन लगता है। देखिए जरा बहुत आसान तरीके से सीखिए इसको। सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज के क्वेश्चन में ये देख लें कि हमें निकालना क्या है, तो उससे हमारी बहुत सारी आसानी हो जाती है, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है, यदि हमने ये देख लिया कि निकालना क्या है तो फिर लेट मानने में परेशानी नहीं होती। तो सबसे पहले मैं गया फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, लेट मान दिया मैंने, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो x मान दिया, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और लेट ही मान दिया कॉस्ट ऑफ ईच, प्रत्येक आइटम का। दो चीज निकल गई हमारी, सॉरी दो चीज हमने लेट मान ली। एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेट मान लिया कि कितने बनना है, और एक हमने मान लिया कॉस्ट को कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। ईच लग रहा है ना, एक की। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, चलो वो कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है, एक छोटा सा उद्योग है हमारा, कुटीर उद्योग जिसे हम एसएसटी में पढ़ते हैं। बहुत छोटे 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 जो उद्योग होते हैं जिसमें ज्यादा लेबर नहीं लगती, ठीक है, और जिनका टर्नओवर भी कम होता है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है। मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाती है। क्या है, इन ए डे, इन ए डे। तो इसका मतलब हो गया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, इसमें इन ए डे और लिख देना,
ठीक है, एक दिन में कितने बना रही है वो लिया है हमने, ये नहीं लिया कि टोटल कितने बना रही है। अब देखो, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर डे, किसी दिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, देखो बेटा ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन, तो ईच आर्टिकल को हमने कितने रुपए का माना था, वाई। देखो वाज आ गया मेरा, देखो ध्यान से, ये मेरा वाज आ गया, तो वाज की जगह मैं क्या लगा दूंगा अपना इक्वल टू। देखो मोर देन आया तो उल्टा करके लिखना पड़ेगा, पहले इधर की बात फिर ये। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने थे मेरे एक्स, उसका क्या करने की बात कर रहा है ट्वाइस, और मोर का मतलब क्या होता है प्लस, कितना प्लस 3। एक इक्वेशन हमारी इसी से तैयार हो गई, फुल स्टॉप आ गया। अब आगे देखिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज, सॉरी वास, मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, एक बात, टोटल प्रोडक्शन वो होगा, मान लो मैंने 10 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल 5 रुपए का बेचा, तो टोटल प्रोडक्शन मेरा कितना हुआ, 50 रुपए का, मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो एक दिन में आर्टिकल कितने बना रहा था, एक्स, और जबकि एक आर्टिकल को बेच कितने का रहा था, वाई। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता पड़ जाएगा आज के दिन की मेरी आमदनी कितनी है, कितने रुपए बता रहा है, वाज लगा दिया, वाज का मतलब इक्वल टू कितना, 90। अब देखो ये उसने टोटल कॉस्ट कही थी मेरे से, ठीक है, इसलिए मैंने वाई नहीं लिखा केवल। टोटल कॉस्ट कब निकलेगी, जब मैं एक आर्टिकल का की कॉस्ट को जितने आर्टिकल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब मेरी टोटल कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर मान लीजिए मैं 10 आर्टिकल बना रहा हूं और एक आर्टिकल मेरा 5 रुपए का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, आपको होगी 50 रुपए। क्या किया आपने, मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी करना पड़ेगा। ये आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे है और ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है, तो अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये निकल गया कि आज के दिन का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो जो वो कितना बता रखा है भाई साहब ने, 90। अब देखिए जो y की वैल्यू हमारी ये आ रही है, अगर मैं इसको y की वैल्यू को इसमें रख दूं, अब क्योंकि दो टर्म है ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, ठीक है, नेसेसरी है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये बन गया हमारा 2x² प्लस 3x, ये देखो प्लस का 90 है, इधर ले आते हैं इसको। अब ये मेरी एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, या अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 2 समझ में आ गया। सबसे कठिन क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 4 का, जो कि इतनी आसानी से हमें समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए बेटा 2 बार 3 बार देख लेना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह, जिससे कि आप ऐसी गलती ना करें। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखिए दिख नहीं रहा, अब दिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा मेरा, एक रेक्टेंगल पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क बना दिया, इस तरह की डिजाइन है कि उसकी जो ब्रेथ है, देखो एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, जो इसकी ब्रेथ है, अगर मैं मान लीजिए इसको लेंथ मान लेता हूं, इसको ब्रेथ मान लेता हूं, ठीक है। अब जो उसकी ब्रेथ है, इज आ गया भाई, इज जब आ जाएगा तो इज का क्या मतलब था बेटा मेरे यहाँ, ये पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ब्रेथ जो है वो बराबर है, देखो लेस देन आ गया, देन आ गया, उल्टा लिखना है, पहले इसकी बात करनी है। लेंथ, लेंथ से लेस का मतलब क्या है, माइनस, कितनी, -3, ठीक है। इट्स एरिया, इसका जो रेक्टेंगुलर पार्क का, इट्स का मतलब यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क की बात हो गई, पूरे पार्क की बात नहीं हुई, क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्ट्स की बात, पार्क की बात कर रहा था वो, तो इसलिए रेक्टेंगल पार्क का एरिया क्या हो जाएगा, L/B। इट्स एरिया इज आ गया भाई, टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन आ गया भाई, मोर देन आ गया मतलब पहले इसके बाद की बात लिखेंगे। एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल, जो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बना रखा है ना, इसके एरिया से
एरिया ऑफ ट्रायंगल कह देता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि और कोई ट्रायंगल की बात नहीं हुई तो मैंने ट्रायंगल ही कह दिया। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से मोर देन है कितना 4। ये देखो क्वेश्चन। अब देखो जरा, अब आगे कह रहा है बेस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क, ये हो गया यहां पर, ऑफ एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड किसकी बात कर रहा है? अब बात कर रहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड 12 दे रखा है। देखो L इंटू बी, यहां से अगर मैं B की वैल्यू निकालना चाहूं तो B की वैल्यू निकली हुई है मेरी L माइनस 3। यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस, इसका बेस कितना हो जाएगा? ये B, देखो B होगी, ठीक है, बेस हो गया हमारा B इंटू हाइट। इस वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट कितनी दे रखी थी? 12। अब ये क्वेश्चन हमारा अभी नहीं बना, 2 से ये कट गया 6 में, ये बन गया L स्क्वायर माइनस 3L, दिख रहा है? ये लिखिए L स्क्वायर माइनस 3L इक्वल टू, ये हो गया B की वैल्यू फिर से हम लगा सकते हैं L माइनस 3 और इसका मल्टीप्लाई 6 प्लस 4। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, L स्क्वायर माइनस 3L, देखो 6L इधर भेज दूंगा तो माइनस का 6L, इसका माइनस 18 तो ये वाला और प्लस का 4, माइनस 18 और प्लस का 4 हो गया माइनस का 14, इधर भेज दिया तो प्लस का 14। अब देखिए ये L स्क्वायर माइनस 9L प्लस 14 इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। L में बने, X में बने, अगर L में परेशानी आ रही है तो तुम X में लिख देना, Y में लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दें, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा? डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन, रेक्टेंगुलर फील्ड की बात की है तो रेक्टेंगल फील्ड बना लिया, इसके डायगोनल की बात कर रहा है, डायगोनल डी मान लेते, रेक्टेंगुलर फील्ड इज आ गया भाई, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू 6 मोर देन आ गया तो पहले बात की बात लिखनी पड़े, शॉर्टेस्ट साइड, इसकी शॉर्टेस्ट साइड को इसको x मान लेते हैं तो लिखना पड़ेगा ये लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x। तो वो कह रहा है कहां गया? मोर देन 60, डायगोनल जो है छोटी वाली साइड से 60 अधिक है, यदि द लॉन्गवर्ड साइड इज, अब लॉन्गवर्ड साइड कौन सी है? ये वाली, भाई मान लेते हैं, देखो इज आ गया, लॉन्गवर्ड साइड हमने y मान दी, इज आ गया, 30 मीटर मोर देन आ गया तो पहले ये शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड क्या थी? x से 30 अधिक है। अब तुम्हें पता है जब रेक्टेंगल है तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 90। अब आपको पाइथागोरस आती है, मैंने कह रखा है आपको जब भी कभी कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का आ जाए और उसमें साइड के बारे में बात की गई है तो पाइथागोरस लगा लो, ठीक है। अब हमने इसमें पाइथागोरस लगाई भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो डी की जगह तो मैं x प्लस 60 लिख सकता हूं, y की जगह में x प्लस 30 लिख सकता हूं, दो टर्म में ब्रैकेट लगाना अनिवार्य। क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दूं तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी? बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, देखिए एक्स स्क्वायर 3600 120x एक्स स्क्वायर 900 3 2 जा 6 60x। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 60x, ये इधर गया माइनस का 120x,
ये 900, ये माइनस का 3600 और इधर बच गया जी। देखो सारे ले ली ना मैंने, इधर का दिया आगे, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 60x, और इसे हटाया तो 9 चौक 36, 9 दिया 27। अब ये मेरी एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ ए टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर्स का अंतर इज आ गया भाई। इसका क्या मतलब है भाई? भाई माइनस कर दो माइनस। दो नंबरों के स्क्वायर का जो अंतर है वो 180 के बराबर है। स्क्वायर, अब इसमें ये सोचो, देखो अगर ये वाला बड़ा होता तो इसका स्क्वायर भी बड़ा आएगा, बड़े में से अगर छोटा माइनस करता तो ये नेगेटिव में आता। इसका मतलब ये इंप्लाइज करता है कि भाई x बड़ा होगा तभी ये पॉजिटिव आ रहा होगा। अगर ये बड़ा होगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो प्लस में आंसर आएगा। तो ये पता पड़ गया कि x बड़ा होगा y छोटा। अब उसने कहा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर कौन सा है इन दोनों में से? ये बात, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज का क्या मतलब है बेटा मेरे यहां? इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर। लार्जर कौन है? x। तो मतलब क्या है, y स्क्वायर की वैल्यू 8x दे रखी। अगर इसे उल्टा कर दें, अगर हमने ये वाला कंक्लूजन नहीं निकाला कि इन दोनों में x बड़ा है कि y बड़ा है, और किसी बच्चे ने x स्क्वायर इक्वल टू 8y कर दिया, सारा काम खराब हो जाएगा। तो ये भी दिमाग लगाना है कि भाई जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये बड़ा होगा, इसकी वजह से ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके बहुत बच्चे गलती करते हैं मेरे, तो वो गलती आपको नहीं करनी। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y स्क्वायर की जगह 8x लगा दूं, इस 180 को LHS में लेके आ जाऊं, ये माइनस में, ये मेरी परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस तरह के क्वेश्चन बेटा मैंने चैप्टर नंबर 3 में कराए थे, फिर भी मैंने लिख लिया। मैंने कहा चलो क्या पता किसी बच्चे को परेशानी आ रही हो, इसलिए। ठीक है, वैसे 90% चांस था कि अगर आपने उधर चैप्टर नंबर 3 में मेरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस किए थे तो फिर यहां पर दिक्कत आपको नहीं आनी थी। ठीक है, फिर भी अगर आई है तो देख लीजिए। देखिए, उसने कहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, दो तरह की ट्रेन है। देखो बेटा, ट्रेन में आपने सफर किया होगा, अगर हम लंबी दूरी की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हम ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन से चढ़ते हैं कि उससे क्या होता है, टाइमिंग थोड़ी सी कम लग जाए। पैसेंजर ट्रेन क्या है, ज्यादातर हर स्टेशन पर रुकते हुए जाती हैं, मैक्सिमम स्टेशन पर रुक के जाती हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा उन्हें। एक्सप्रेस ट्रेन कम स्टेशनों पर रुकती हैं, इसलिए टाइम जो है कम लगेगा। ठीक है, और अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। हमने देखा क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। टू ट्रेन्स का मतलब क्या हो गया, दोनों की बात करना है। तो सबसे पहली बात हमने ये मान ली, एक्सप्रेस ट्रेन लेट द स्पीड, वो टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। लेट द टाइम, स्पीड निकलवा रहा है तो स्पीड ले लो, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन मान लिया हमने भाई। बताओ भाई यहां तक कोई स्पीड में कोई परेशानी? ये दो चीज उसने पूछी थी, दोनों मैंने ले लिया। अब देखिए मैंने क्या किया, उसने कहा एक्सप्रेस ट्रेन जो है मेरी वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। तो अब पहले ये बताओ मुझे, एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा किसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी या पैसेंजर ट्रेन? भाई क्वेश्चन के हिसाब से भी ये लग रहा है कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन कम लेगी और पैसेंजर ट्रेन ज्यादा लेगी। ठीक है, तो अगर हमने इस आधार पर देखा कि भाई अगर मान लो मैं ये मान लूं T1 टाइम ले रही है पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन ले रही है T2 टाइम, तो इन दोनों का अंतर जो है वो 1 घंटे के बराबर दे रखा है कि नहीं दे रखा? जो टाइम हमारा पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया जा रहा है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा कम लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा? ठीक है, और अगर इस इक्वेशन को इस तरह बनाना चाहो तो इस तरह भी बना सकते हो आप कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का टाइम हमने टी माना है, 1 घंटा कम लेती है। देखो बेटा अगर ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, अगर आप देखो तो ये दोनों सेम है। अगर 1 आवर यहाँ पे आ रहा है, यहां से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सेम चीजें ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जब भी कभी अंतर की बात आए, डिफरेंस की बात आए, तो हमेशा ये देख लो, बस ये ढूंढ लो बड़ा कौन सा है, उस बड़े में से छोटा माइनस कर दो। हमें पता है टाइम जो है पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा लगेगा, एक्सप्रेस को हमें पता है पैसेंजर ट्रेन को, तो पैसेंजर ट्रेन से हमने क्या किया, एक्सप्रेस ट्रेन को माइनस कर दिया। और T1 हमारा जो है, ये ध्यान रखना, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन है, और T2 टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का कम होगा, पैसेंजर का ज्यादा होगा। तो ऐसी गलती ना करें कि इसमें हमने T1 पैसेंजर ट्रेन को ले लिया, आप T1 एक्सप्रेस ट्रेन को ले लोगे, फिर इन दोनों का माइनस जो आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब ये टाइम कम लगेगा तो माइनस नहीं आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या कह रहा है वो, डिस्टेंस कितना है हमारा, मैसूर से लेके बेंगलोर तक जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर दे रहा है। हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहां से फर्स्ट वाले केस में पैसेंजर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस, यहां से टाइम का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन गया। पैसेंजर वाली ट्रेन ने 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो भी जबकि पैसेंजर ट्रेन की हमारी स्पीड कितनी मानी थी हमने, x। एक्सप्रेस ट्रेन ने भी 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है हमने मानी थी y इक्वल टू 1। यहां तक कोई समस्या हो तो बता दो। अब देखो क्वेश्चन केवल हमारा अभी तक यहां तक पढ़ा गया है, आगे देखा हमने एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है जो हमने ये मानी थी वो इज, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या मानी थी हमने y, इज का मतलब क्या है हमारा, इक्वल टू 11 मोर देन दी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या मानी थी x, उससे 11 ज्यादा है, तो मतलब y की जगह हम x प्लस 11 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर y की जगह यहाँ पे x प्लस 11 लिख दिया हमने तो ये बन गया 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। अब बताओ अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन टाइप नंबर 3 में नहीं कराएं, इनका एलसीएम लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन मैंने टाइप नंबर 3 में करा रखा है, जाओ टाइप नंबर 3 में देखो, उसके बाद अगर ना हो तो कमेंट डाल देना, फिर मैं सॉल्यूशन रात वाली वीडियो में डाल दूंगा उसका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
आते हैं हम, 1 मिनट, कौन सा था, 6 था ना, 7 आना चाहिए, ये रहा 7। देखिए बेटा, एज वाले सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, सभी टाइप के क्वेश्चंस करा दिए, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन रख लिया, क्यों? केवल एक शब्द के ऊपर रखा है इस क्वेश्चन को, रेसिप्रोकल। ये जो रेसिप्रोकल शब्द आ रहा है, इसकी वजह से मैंने कहा बच्चे, हो सकता है 1-2 बच्चे हमारी गलती करते हैं, इसलिए हमने इसको रख लिया। देखो क्या कह रहा है, मैंने बताया हर क्वेश्चन को, एज वाले को मैं प्रेजेंट एज से करता हूं। इसमें बात हो रही है रहमान की, और किसी की बात हो रही है उसकी नहीं, केवल रहमान की बात हो रही है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, रहमान की प्रेजेंट एज मैंने एक्स मान। अब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, देखो बेटा कहां गया, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर एगो। एगो, अगर आज मैं 20 साल का हूं तो 3 साल पहले 17 का हूं, माइनस होगा। तो उस आधार पर यदि रहमान आज एक्स का है तो 3 ईयर एगो बेचारा रहमान हमारा एक्स माइनस 3 का हो जाएगा। एक तो बात इसकी बात हो रही है एगो। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल आगे, अगर आज मैं 20 साल का हूं तो 5 साल आगे मैं कितने का हो जाऊंगा, 25। तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ, रहमान हमारा कितने का हो जाएगा, x प्लस 5। दोनों की पहले तो वो निकालनी। अब इक्वेशन देखिए, अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या कह रही है, सम। क्या कह रही है, सम। किसका सम, सम रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का सम करेंगे। देखो देखो बेटा, रेसिप्रोकल का सम करना है हमें। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो किसका रेसिप्रोकल, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले रहमान हमारा कितने का, ये, इसका उल्टा करने की बात कर रहा है वो, ब्रैकेट लगाना अनिवार्य, नेसेसरी। एंड किसका सम, साथ में 5 ईयर फ्रॉम नाउ, और 5 ईयर नाउ कितने का हो जाएगा, रेसिप्रोकल करना है। देखो यहां पे एस लगा रखा है, इसका मतलब दोनों का रेसिप्रोकल करना है। द सम किसका, रेसिप्रोकल्स। तो ये मत करना कि इसका तो रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल ना करो। इज, इसका मतलब क्या है बेटा मेरे यहां, इक्वल टू, इसके बराबर 1/3। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने टाइप नंबर 3 में बता दिया था। फिर भी देख लीजिए, हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, x प्लस 5 इधर आ जाता था, x प्लस माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आएगा x माइनस 3, x प्लस 5 और इक्वल टू 1/3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये हो गया बेटा मेरा 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2x और दिस इज माइनस 15। अब पूरी इक्वेशन को एक साइड में लाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बेटा मैंने बता रखा है, पहले ही बता दिया था वीडियो के शुरू में ही, कि यदि बाई चांस आपको चैप्टर नंबर 4 का कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है लैंग्वेज का जिसका आपको आंसर इक्वेशन नहीं बना पा रहे, तो उसके लिए आप कन्वर्ट वर्ड्स प्रॉब्लम्स इनटू मैथ्स इक्वेशन, ठीक है, ये डालोगे गूगल पे और बाई फ्री मैथ्स 2-1-2-1, तुरंत की तुरंत वो वीडियोस निकल जाएंगे। तीन पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 1 ऐसा वाला 1 है, 2 और 3, तीनों पार्ट्स को यदि देख लोगे तो आपको उन्हीं पार्ट में उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखिए बेटा, एक क्लास टेस्ट में
सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। मान लो हमने ये मान लिया सैफाली को मैथ में एम मार्क्स मिले और इंग्लिश में ई मार्क्स। इज आ गया बेटा हमारा, इक्वल टू लगा दिया, कितने के बराबर 30। यदि उस लड़की को 2 नंबर ज्यादा मिलते किसमें, मैथ में, अगर 2 नंबर ज्यादा मिलेंगे तो m+2 नहीं हो जाएगा। 3 नंबर कम मिलते इंग्लिश में तो 3 नंबर कम कर दो इंग्लिश में से। 3 नंबर कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, अब मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हैज बीन भी तो हेल्पिंग वर्ब है बेटा, हैज, हैव, हैड बीन, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इक्वल टू लगा दो, किसके बराबर है 210। प्रोडक्ट, सम नहीं। अब जो बात की है उसने कि जब 2 नंबर ज्यादा मैथ में मिल गए, 3 नंबर कम इंग्लिश में मिल गए, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो काय के बराबर है 210 के। अब देखिए यहां से m की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी 30 माइनस, तो m की जगह 30 माइनस ई लिख देंगे, +2 चल ही रहा है, इंटू करना है e-3 के साथ। अब देखिए जरा, यहां पर हमने क्या किया, ये 30 और 2, 32 हो गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, अब 32 से e का मल्टीप्लाई करेंगे 32e, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये e स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस का 3e इक्वल टू 210। अब देखो e स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, इसे इधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा, ये 3e और 32e, ये हो गया 35, माइनस का 35e हो गया, ये 210 प्लस का है, ये हमारा इधर आया तो प्लस का हो गया, इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या क्वाड्रेटिक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे किसी भी मेथड से, मेथड स्प्लिटिंग से कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड से कर सकते हैं, इन्हें जोड़ लेगा है ना। अब अगर e की जगह x में लिख लेते, y में लिख लेते, बढ़िया लगती है इक्वेशन देखने में। अब e और m में लिख दी तो ऐसा लग रहा है बड़ा अजीब सा, पर करना थोड़ी है, e m ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ये देखिए, ये भी लैंग्वेज इसकी बहुत कठिन दे रखी है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। एक पोल है, सर्कुलर, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। सर्कुलर पार्क है, उस पर एक पोल गाड़ दिया, ऐसे इरेक्टेड, बिल्कुल सीधा वर्टिकल खड़ा कर दिया। सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है वो 13 मीटर दे रहा है, ये डायमीटर मान दिया, सेंटर है 30। चलिए, इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकल पोल, अगर मान लो यहां पर हम ए मान लें, यहां पे बी मान लें, यहां से जो इनका डिस्टेंस का डिफरेंस है, अगर एक डिफरेंस x मान लें और एक डिस्टेंस को y मान लें, इस पोल से, ये पोल है बेटा, ठीक है, इस पोल का इससे डिस्टेंस और पोल का इससे डिस्टेंस जो है उसका जो डिफरेंस है वो दे रखा है, डिफरेंस इज का मतलब क्या है, इक्वल टू 7। अब बताइए, इज इट पॉसिबल टू डू, अगर मान लीजिए हमारी x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x की एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव आई तो पॉसिबल है, दोनों पॉजिटिव आई तो पॉसिबल है, अगर, या फिर ऐसा करना d की वैल्यू से देख लेना, अगर d की वैल्यू हमारी 0 आए या d की वैल्यू हमारी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो वो एग्जिस्ट करेगा, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, बोलिए, तो देख लेंगे, d निकाल लेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। अब देखो भाई, आपने 8th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी कि यदि सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल में किसी भी पॉइंट को लेकर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 का, क्योंकि ये डायमीटर है, क्या ये डायमीटर, तो डायमीटर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पाइथागोरस लग जाएगी 90 डिग्री का।
अगर एंगल दिख जाए कभी भी तुरंत पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस कहती है 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू हो गई बेटा मेरे 7 प्लस वाई, हो गई कि नहीं? डाल दो यहां पे, ये हो गया 169, ये एक्स की वैल्यू मेरी आई है 7 प्लस वाई, और ये मेरी वाई स्क्वायर। अगर मैं इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के सिंप्लीफाई करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी मेरी प्यारी सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, देख लो 169, 7 का हो गया 49, y का स्क्वायर 2ab हो गया 14y और प्लस का y स्क्वायर, ये y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस का 14y, ये प्लस का 49 है, वो उधर से इधर आएगा तो 169 माइनस का हो जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस टाइप नंबर 10 के हमारे 3-4 क्वेश्चन हैं इसमें चैप्टर में, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर का कंसेप्ट मैंने बताया था वीडियो में, लेकिन फिर दोबारा सुन लीजिए। अब कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब हिंदी में होता है बेटा क्रमागत नंबर, मतलब क्रम से, लाइन से। अगर मैं बात करूं 50, तो 50 के बाद क्या कहोगे आप? 55। क्रम से नंबर यदि 52, 53, 54 इसी तरह तो बात होगी। तो यदि पहला नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1, एक ही तो बढ़ेगा उसमें, क्योंकि उसने कहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। केवल इंटीजर की बात करनी है, वो भी कैसे इंटीजर की बात करनी है? पॉजिटिव की, नेगेटिव की बात नहीं करनी। अगर ये बात करता कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, बात अलग हो जाती। इवन पॉजिटिव इंटीजर अलग बात, लेकिन उसने केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, इसलिए पहला नंबर यदि x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अगर तीसरे की भी बात करता तो x प्लस 2, चौथे की बात करता x प्लस 3। तो कंसेक्यूटिव नंबर का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है या पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो हमेशा नंबर लेना है x, x प्लस 1, x प्लस 2। अब उसने क्या कहा है? द प्रोडक्ट का मतलब आप जानते हो मल्टीप्लाई, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक x लिया तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा मुझे? x प्लस 1। इस का मतलब क्या है? इक्वल टू किसके बराबर? 306। अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x स्क्वायर, ये प्लस x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस, ये क्या मेरी परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? सॉल्व कर लूंगा मैं इसे। देखिए दूसरा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फिर भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज लगा दिया, इज 365 स्क्वायर्स का। अगर पहला नंबर x स्क्वायर लिया है तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा मुझे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 365 कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता डिफरेंस ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, अगर डिफरेंस कह देता तो पहले बड़े में से छोटा घटाओगे कि छोटे में से बड़ा घटाओगे? आप कहोगे बड़े में से छोटा। तो ध्यान रखें, अगर वो डिफरेंस यहां पे कह देता तो मुझे x प्लस 1 को पहले लिखना पड़ता, फिर माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा वाला वही कंसेक्यूटिव, तब 365 लिखना पड़ता। तो ध्यान रखें, जब कभी भी डिफरेंस आएगा तो हमेशा ये देखना पड़ेगा बड़ा ये है या ये है। ये मैं कई बार बता चुका हूं बात। देखिए इसी के ये टाइप नंबर 10 का ही पार्ट है। अगर ये कह दे टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो यदि एक पहला नंबर हमने x माना है तो दूसरा नंबर मानेंगे x प्लस 2। देखो ऑड कह रहा है, मैं x प्लस 2 मान रहा हूं। इवन कहे तब भी आपको पहला नंबर x, दूसरा x प्लस 2। तीसरा अगर बात करें तो x प्लस 4, x इसमें भी बात करें 4। ध्यान रखें ऑड माने या इवन, तो आपको नंबर इसी को लेट मान के चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। कारण क्या है ऐसा, ऐसा क्यों है? मान लीजिए ऑड नंबर पहला आपने 13 ले लिया, 13 लिया, तो अगर नेक्स्ट नंबर लाना है वो भी ऑड लाना है तो बेटा 2 ही तो जोड़ोगे इसमें। कितना ऐड किया आपने? 2। यदि इवन नंबर की बात की है, पहला इवन नंबर मान लो 20 ले लिया मैंने, अगर मैं नेक्स्ट इवन नंबर लाना चाह रहा हूं तब भी कितना जोड़ोगे आप? 2 ही तो जोड़ोगे। इसीलिए ये मत सोचना कि ये ऑड है तो यहां पे 3, 5 ऐसे जोड़ दूं, ठीक है। इवन और ऑड दोनों केस में एक ही से काम चला है। अब देखो इसके बाद, टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज आ गया भाई, इज आ गया तो इक्वल टू लगा दो। स्क्वायर का सम तो वही
दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है 290। अब देखो इसमें क्या है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, ये भी सेम ही स्क्वायर इज आ गया 884 और पहला नंबर हमने x मान लिया, दूसरा x + 2। देखो बात ये, यहां पर बात केवल उसने क्या की, प्लस की, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। लेकिन यदि माइनस की बात कर देता तो ध्यान रखो, पहले हम बड़े वाले को लिखेंगे, फिर छोटे वाले का माइनस करेंगे, तब वो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। थैंक यू।